A very good evening to you all. Sorry to have kept you waiting for some technical glitches as they were there. I'm Dr. Jyoti Bali, Director, Baby Soon Fertility and IVF Center in Karol Bagh. Well, thank you so much for this opportunity today to interact with you all. I am fine. I think every woman needs to say that. Yes, I am fine. It is a great initiative towards building a community of like minded women and addressing the common issues. It is inspiring to see you all coming forward, and it motivates me to be a part of this community and help you in a way that I can. We have been receiving a lot of questions on IVF and infertility across all platforms. I will be answering the few of the questions today through this FB live session. Please note that this is a general awareness discussion for specific issues. Please consult your doctor. My opinions, I will be able to just give you as to what generalized opinions on in reproductive medicine on issues related to infertility and IVF. We are not endorsing or criticizing any brand, so let us all refrain from using any brand names in the comments as well. Let us keep it a clean and a healthy discussion. So, well, being a reproductive medicine specialist, I would like to create some awareness regarding this topic. As we all know, infertility is on a rise. Why has it become so prevalent in our community, in our society, in all strata? हर वर्ग के लोगों में हम देखते हैं आजकल कपल्स बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं. क्यों? सबसे पहले इसका एक साइड अच्छा भी और एक साइड बुरा भी. जेंडर इक्वालिटी आ गई है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था. पहले जहां लड़कियां सिर्फ 18 साल की होती थी और हम कहते थे शादी कर दी जाए, वहां आजकल हर वर्ग के माता पिता चाहते हैं कि उनकी लड़की पढ़े लिखे, बराबर कंधा से कंधा मिला के खड़ी हो लड़के के बराबर, और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो. सोसाइटी बदलती जा रही है. कुछ लड़कियां अभी चाहती हैं कि बिल्कुल सेटल होकर अपने करियर्स में लेट शादी करें. तो बच्चा पैदा करने की एक उम्र होती है, खास करके लड़कियों की तो उम्र बहुत मायना रखती है. इसलिए इनफर्टिलिटी का एक राइज है हमारे सोसाइटी में. प्लस चेंजिंग मॉडर्न टेक्निक्स, मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स, खान पान हमारा सब कुछ बदल चुका है. कहीं ना कहीं इनफर्टिलिटी का इंसिडेंस इन सबके चलते बढ़ ही रहा है. बहुत पेशेंट्स आते हैं, पूछते हैं आईवीएफ क्यों कराना पड़ रहा है इतनी जल्दी, कम उम्र में आईवीएफ क्यों है. बहुत सारे कारण सामने आते हैं. एक जनरल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. पहली बात, व्हाट इज इनफर्टिलिटी? इनफर्टिलिटी बाय डेफिनेशन अगर मैं कहूं तो अगर एक साल तक आप बिना कोई प्रोटेक्टिव मेथड या कोई कॉन्ट्रासेप्टिव यूज किए बिना, कोई भी गर्भ निरोधक साधन यूज किए बिना अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए और आप एक साल के लगातार ट्राई करने के बाद असमर्थ हैं, तो उसे आप इनफर्टिलिटी कहेंगे. और हाँ, कोई भी उम्र हो आपकी, 35 से अगर कम है, यंग हैं आप दोनों, कपल में हस्बैंड वाइफ दोनों ही, कम से कम एक बेसिक जांच तो बनेगी. अब अक्सर कह दिया जाता है कि लड़की को दिखा देते हैं, बहू को दिखा देते हैं. अक्सर आई ऑलवेज ओपीडी में हम देखते हैं कि अक्सर लड़कियां पहले आती हैं. बट सबसे पहले जांच किसकी होनी चाहिए? मेल की. सबसे पहली जरूरी चीज क्या है? सीमन एनालिसिस. एक सीमन एनालिसिस के बिना आप कोई भी डिसीजन उस लड़की के साथ नहीं ले सकते हैं कि उसका अंडा नहीं बन रहा है या क्या कारण है इनफर्टिलिटी का. आप एक लड़की के टेस्ट तभी लिख पाएंगे जब आपने सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट देख ली होगी, यानी वीर्य परीक्षा कर ली होगी. अगर वो नॉर्मल है तभी उसके अंदर फिर आगे एक लेडी के अंदर कारण खोजने शुरू करते हैं हम लोग कि उसकी उम्र कितनी है, अंडे बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं, उसके अंडे बनाने की क्षमता कितनी है, ओवेरियन रिजर्व कितना है, क्या उसकी ट्यूब्स खुली हैं या नहीं है अगर वो 30 से कम उम्र की है. अगर ट्यूब्स खुली हैं, अंडे टाइम पे बन रहे हैं और अगर वीर्य का परीक्षा भी नॉर्मल है, तो हम कह सकते हैं ये अनएक्सप्लेन्ड है. तो इसमें नॉर्मल ट्रीटमेंट्स पहले ट्राई करेंगे. जरूरी नहीं है कि हम सीधा आईवीएफ तक जाएं. बेसिक ट्रीटमेंट्स लाइक ओव्यूलेशन इंडक्शन, टाइम्ड इंटरकोर्स या फिर आईयूआई. जरूरी नहीं सीधा आईयूआई तक भी जाए और या सीधा आईवीएफ तक जाया जाए. तो इस तरह से एक कपल की जांच शुरू होती है. तो एक हस्बैंड का साथ में आना या मेल पार्टनर का साथ में आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जांच वहीं से शुरू होती है, लड़की से शुरू नहीं हो सकती है किसी भी इनफर्टिलिटी क्लिनिक में सेटिंग में. अगर जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, प्लीज पुट अप योर क्वेश्चंस. आई विल बी आंसरिंग ऑल क्वेश्चंस रिलेटेड टू फर्टिलिटी. I can see some questions coming up now. So I will be answering these questions once I finish what I have to say. So I have already said what is
इनफर्टिलिटी। अब बहुत कपल्स, यंग कपल्स मुझे पूछते हैं, डॉक्टर साहब हम लोग सुबह से शाम तक काम करते हैं, हमें सिर्फ फर्टिलिटी पीरियड बता दीजिए, हम कौन से दिनों में ट्राई करें, कैसे हमें पता चले कि हमारा ये बेस्ट फर्टाइल पीरियड है, जिन दिनों में अगर हम संबंध बनाएंगे तो बच्चा ठहरने का चांस ज्यादा से ज्यादा रहेगा। अब फर्टाइल पीरियड जानना तो जरूरी है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं इसको ट्रैक करने के लिए कि आपका कंसेप्शन का चांस बढ़ जाए, लेकिन क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं बाद में बताऊंगी आपको। फर्टाइल पीरियड कैसे देखा जाता है? अगर आपकी साइकिल 30 दिन की है मान लीजिए, अगर मोटा मोटा मैं समझाऊं तो पहले 10 दिन छोड़ दीजिए और लास्ट के 10 दिन, बीच के 10 दिन फर्टाइल पीरियड है। यानी आपका 9th डे से लेकर 12 टू 14th डे में ओव्यूलेशन होता है। बट अगर आप बीच के 10 दिन ट्राई करें, क्योंकि एग्जैक्ट सिर्फ 2 दिन ट्राई करना 12th टू 14th डे तो सही नहीं रहेगा, चांसेस जरूरी नहीं हमारे अच्छे हों। तो किस तरह से हम मॉनिटरिंग करते हैं ओव्यूलेशन की? अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, एलएच किट देखते हैं, लेकिन ये सब करते करते होता क्या है, हमारे दिमाग में स्ट्रेस बढ़ता है, क्योंकि हमने पहले से ही प्रोग्राम बना लिया है अपने मन में कि ये हमारा टाइम है, हम इसी पे अपने आप को फोर्स करेंगे, अपने पार्टनर को, अपने आप को एक जबरदस्ती से फोर्स करने वाला सिनेरियो बन जाता है कई बार। और होता क्या है, ये करते करते फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होती है। तो इसलिए मैं जितने भी यंग कपल्स हैं मैं उनको यही सलाह दूंगी कि आप ट्राई करिए, कोशिश करिए कि ये फर्स्ट फर्टाइल पीरियड मालूम होना जरूरी है, बट अपनी लाइफ में क्वाइटस सेक्सुअल एक्टिविटी ट्वाइस टू थ्राइस अ वीक रखेंगे। जब आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, आप कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पेरेंटहुड में जाना चाहते हैं, तो आपको ये चीज देखनी चाहिए। बेसिक टेस्ट जरूर कराइए, अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं डॉक्टर को विजिट कीजिए, लेकिन मालूम होना जरूरी है। लेकिन इसको इस तरह से स्ट्रेसफुल बनाना जरूरी नहीं है, एक नियमित लाइफ जिए। अब कुछ कॉमन टिप्स होती हैं जो कि मैं सबको देती हूँ कि जब आप प्लान कर रहे हैं कंसेप्शन के लिए, अगर आप 35 साल के करीब के हैं तो आप जरूरी नहीं आप साल भर डेफिनेशन से वेट करें, आप पहले भी अपने डॉक्टर को विजिट कर सकते हैं। 6 महीने शादी के बाद आपने ट्राई कर लिया, आप विजिट करिए, जानिए कि क्या आपका ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल है, क्या सीमेन एनालिसिस नॉर्मल है, क्या और कोई कंडीशन तो नहीं है आपकी जो आपको डिले कर सकती है। और एज मैटर करती है, नॉट ओनली फॉर अ वुमन बट ऑल्सो फॉर अ मैन। नाउ द क्वेश्चन इज, what are the general tips that I usually give when you're trying to conceive? Of course, your diet is important for both the woman and the man. For both partners, a healthy diet. What is a healthy diet for a couple who's trying to conceive? Well, I would say less of carbohydrates, more of green leafy vegetables, more of antioxidants, and maintaining an ideal body weight. Because a body weight is important for both, more for a woman but also for a man. How is it important? Because your weight is very important, because ovulation happens in obese patients. Ovulation is difficult, and if you lose 5% of your existing body weight, your ovulation might resume on its own. If you're a obese man, yes, your temperature of the testicles is important. Avoid putting on weight beyond the normal average for your age and height. So weight is important, diet is important, remaining stress free is important, having me time is very important. One activity you must include in your schedule in a day in 24 hours time, which is recreation, whether it is yoga, exercise, walking, dancing, listening to music, jogging, or whatever activity gives you some relaxation or me time. It's very, very important in hectic schedules of today. Coming to a totality, I would say align your mind, body, and soul. It is holistic therapy. If everything is found normal on your reports, these small tips will go a long way. For general health, your thyroid is important. Your other blood tests, like remaining fit, being even simple thing like anemia, it will prevent. You will have difficulties in conception and even carrying on the pregnancy. So be fit before you plan to conceive in all aspects. Also, add vitamin D3 and vitamin B12 in your diet. If you're a vegetarian, you need to take vitamin B12. Why are these micronutrients important? Because they help in reproduction. Every cell has requirements. So, two things: vitamin D3 natural source is sunlight. If you can expose yourself to sunlight, good. If not, add supplements of vitamin D3 and B12 to your diet so that conception is easier. Questions. So, how does age impact? Age, I have already said,
age for a woman is important, but it's also important to know that for sperm quality, age of a man is also important. Now, well, we have some questions here. I've already answered when do you call it infertility. For it is 1 year of trial, more than 35 years of age, you will visit after 6 months of your trying or your marriage. And does stress increase infertility is a question from Mr. Saurabh Pandey. Yes, stress and infertility don't go hand in hand. One must be realistic, remain stress free, have patience, know the exact success rates of your trying because 10% is the normal fecundity. If everything is normal, be patient, you will conceive. And if you get too stressed out, you have to find a way out to reduce your stress levels. You can use any therapy which can bring down your stress levels, but it is an important agenda. Well, there's another question I've already answered on diet. And there's a question from Mona, which she says that when should one be visit over doctor and how does infertility begin? Again, I will repeat that you can visit your doctor if you've been trying for a year in cases of less than 30 years of age. If you are 35 and above, visit your doctor within 6 months of trying and at least reassure yourself with basic testing like ovarian reserve, semen analysis, tubal tests, everything to be looked after. And then your doctor will advise you on basis of your results as to how to plan further for your infertility treatments. There's a question from Mr. Vipin Kumar saying that besides medical treatment, what are the other options for infertility treatment? Well, see, I will not endorse any other way of treatment because being a reproductive medicine specialist, I would say visit a qualified doctor, follow what your doctor has said, and there are no other treatments that I believe in otherwise. This could be my belief, but people do try other things and it may work for them. Because as an infertility, there's nothing called as impossible. It can be spelt as I am possible. So now there's another question which I had is what are the most common causes of common infertility problems that I see in my practice? Well, it could be female factor. It could be male factor. In females, we come across very often, I see girls coming with polycystic ovary. Now they get very upset. What is polycystic ovary? Let me clear this. Polycystic ovary is not a disease. It is a genetic endowment. How will I explain this to you? Well, when you were in your mother's womb, your ovary was genetically programmed. It was decided as to how many eggs you will be born with, how many months will you, how many eggs will be there when you are at puberty, how many cycles you will have, when will you attain menopause. The entire genetic program is done when you were inside your mother's womb at 4 to 5 months of gestation. So there's nothing that which you can do about changing anything about your polycystic ovary or a poor responder or a normal responder. Your ovary will be like the complexion. I always tell them it is like fair, wheatish, or dark. So your ovary could be either a normal responder for your normal response ovary for your age, that is normal reserves, poor response less than what it is for your age, and hyper responder what is called as polycystic ovary. That means to say it has many follicles. The ovary is embedded with many follicles. It has great ovarian reserves, but ovulation does not happen on time. And sometimes people with polycystic ovary might have other symptoms like acne, hirsutism, that is hair pattern like males, mustaches, beard, extra hair growth on your arms, legs, abdomen, a nape of the neck. There might be some patches, velvety patches, which is called as acanthosis nigricans. And some PCO patients may have no symptoms. Some will come with irregular cycles, prolonged cycles, or inability to conceive. So they are very easy to treat. It is you have to not get worried, not get stressed out. Understand that this is a genetic thing and it is treatable. You just need to make an attempt to understand and treat yourself. If you are unable to conceive, your doctor will put you on some medication, some tests, and you might ovulate with some medications and advice from your doctor as to time intercourse or maybe IUI if you're a young person and the semen analysis being normal, or you may even require IVF. But nothing to worry, this can be treated. So polycystic ovary is what I have seen commonly in my practice, and I have explained what polycystic ovary is. If there are any questions, you can please write in the chat box and I will answer your questions on polycystic ovaries. Also, coming to when people say that, about to get married, severe pain before periods. I've been having since the time period started at the age of 13. Now I'm about to get married, and it is disabling kind of a pain which I have before my periods and during the cycle. So look,
get yourself evaluated. This condition might be endometriosis. Now, what is endometriosis? It is every woman bleeds every month during her menstrual cycle. What happens? Some menstrual blood might backflow from the tubes into your other organs and get collected there. So this collected blood every month causes, attachments of one organ to the other, and then pain. So this pain is called as dysmenorrhea. This pain starting every month before the periods, during the periods, unbearable pain. Yes, this is not a good sign. You do need intervention, you need help. So if you've been having pain before your periods every month, visit your gynecologist, even if you're not married, because later this might be a problem in conception. So there could be an endometrioma, and this blood getting collected in the ovary like a cyst, which might be an endometriotic cyst, bringing your ovarian reserves down. So visit your doctor, ask for help. Also, what if there are fibroids? People always ask, what is fibroid? Now, fibroids are ट्यूमर्स लाइक रसौली, इसको हिंदी में गांठ कहते हैं, रसौली कहते हैं, या यूट्रस का बिनाइन ट्यूमर जो कि कैंसर नहीं है बट गांठें बन गई हैं, यूट्रस की मांसपेशियों के अंदर हो सकती हैं, यूट्रस के बाहरी तरफ हो सकती हैं, या हमारी बच्चेदानी की लाइनिंग की तरफ हो सकती है। ये इसमें हम क्या करेंगे? ये भी एक अड़चन पैदा कर सकती है जब हमें बच्चा पैदा करना है। तो अपने डॉक्टर से मिलिए, इसका साइज कितना है, क्या ये हमारे आड़े आ रही है या यूट्रस की बाहरी तह की तरफ है, जिसको हम सबसिरोसल फाइब्रॉइड कहते हैं। शायद ये आपको कोई तकलीफ ना दे, आप आराम से कंसीव कर सकते हैं और इसको निकाला भी जा सकता है। अगर ये आपके आड़े आ रहा है या आपकी बच्चेदानी की परत या लाइनिंग के पास है, तो आपके डॉक्टर से आप दूरबीन से इसे निकलवा भी सकते हैं। अगर कोई भी सिम्टम ऐसा है जिसमें पीरियड ज्यादा हो रहे हैं या वैसे ही अल्ट्रासाउंड पे आपको पता चला, तो आप कंसल्ट करके इसका भी इलाज किया जा सकता है। तो फाइब्रॉइड्स होते हैं इनफर्टिलिटी में और इनका भी इलाज हो जाता है। सो वन नीड नॉट वरी। Another question which comes across is, what is IUI and what is IVF? How different is it? क्या ये ट्रीटमेंट्स बहुत पेनफुल होते हैं? अब जब बात करें हम IUI की, IUI एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, बेसिक ट्रीटमेंट है। इसका मतलब है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, जहाँ थोड़ा सा मार्जिनली अगर मान लीजिए वीर्य परीक्षा में काउंट कम है या मोटिलिटी कम है, तो हम उसे अपनी लैब में वॉश करके लड़की के अंडों को ओव्यूलेट करा के अल्ट्रासाउंड पे ट्रैक करके जब वो मेच्योर हैं, उनको एक अंडा रप्चर करने का इंजेक्शन देने के 36 से 40 घंटे में ये सीमेन लेबोरेटरी में वॉश करके अच्छे से अच्छा क्वालिटी का सीमेन यूट्रस के अंदर छोड़ दिया जाता है। हम उसको इंसेमिनेट कर देते हैं, यूट्रस को उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड आराम से हो जाता है, ओपीडी प्रोसीजर है ये। और ये एक तरह से चांस कंसेप्शन का बढ़ाने के लिए किया जाता है कि अंडा भी हमें पता है उस समय रप्चर हो रहा है, सीमेन हमने वॉश करके डाला है, और फिर हम वेट करते हैं 14 दिन तक कि प्रेगनेंसी आ जाए। लेकिन कई लोग जब आते हैं आईयूआई के लिए और पूछते हैं कि हमने आईयूआई कराया एक बार और नहीं हुआ, तो बहुत अपसेट हो जाते हैं। नहीं, पहले आप उसका रिजल्ट समझिए कि हर आईयूआई में 10% से 15% से ऊपर रिजल्ट नहीं होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कहूंगी, अगर मान लीजिए मैंने 10 पेशेंट्स का आईयूआई इस बार किया, एक प्रेग्नेंट होगा, 9 फेल हो जाएंगे। क्या ये वाजिब है? बिल्कुल, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऐसा ही है कि अगर कोई पति पत्नी साथ रह रहे हैं, 22 साल की लड़की और 25 साल का लड़का है, सब कुछ नॉर्मल है, तो क्या वो हर महीने कंसीव कर जाते हैं सब कुछ नॉर्मल होते हुए भी? नहीं करते हैं। एक रेट है हमारा। तो इस तरह से आईयूआई का सक्सेस रेट 10 to 15% पर साइकिल है। आप समझ के चलिए कि कम से कम आप ये 3 से 4 बार ट्राई करेंगे अपने डॉक्टर की सुपरविजन या एडवाइस पे, और डिजेक्ट या अपसेट नहीं होना है हमें। जब तक आप 3 बार ट्राई ना कर लें आईयूआई, हो सकता है आप सब कुछ नॉर्मल था, आपका डॉक्टर आपको आईवीएफ नहीं एडवाइस कर रहे हैं, तो एक आईयूआई फेल होने पे बिल्कुल निराश ना हो। अपने डॉक्टर से समझ के चलेंगे कि 10 से 15% इसका सक्सेस रेट है। हमारे केस में सीधा आईवीएफ के लिए हमें सलाह नहीं दी जा रही है, तो इसको पूरा ट्राई कीजिए। ये नहीं कि एक साइकिल के बाद ही कह दो कि डॉक्टर साहब ये तो हुआ नहीं, अब हम आईवीएफ कर लेते हैं। तो आईवीएफ भी 50 से 60% सक्सेसफुल होता है हर अटेम्प्ट में। अब वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। ये क्वेश्चंस आंसर करने के बाद किसी ने मुझसे पूछा है कि डॉक्टर व्हाट इज द सक्सेस रेट इन आईवीएफ? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर राकेश शर्मा। वेल, आईवीएफ का सक्सेस रेट 50 से 60% अच्छे से अच्छी क्लिनिकल लैब में
अच्छे से अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर के साथ इतना ही रेट है। कैसे? अगर मान लीजिए आज मैंने किसी का आईवीएफ किया, अगर मेरे कमरे में 32 साल की मैंने 3 लड़कियों को देखा, तीनों का मुझे आईवीएफ करना है, तो तीनों को तो एक साइज के कपड़े फिट नहीं आएंगे, सबका अलग अलग साइज है। ऐसे ही ओवरी की अंडा बनाने की क्षमता तीनों लड़कियों की अलग अलग है, एज सबकी सेम है, लेकिन अंडा बनाने की क्षमता सबकी अलग है। पहली लड़की के बने 9 भ्रूण, दूसरे के बने 6 भ्रूण, तीसरे के बने सिर्फ 3 भ्रूण। तो जिसके 3 बने उसका भी चांस, एक ही चांस मिलेगा उसको डे 3 के अगर एम्ब्रियोज हैं तो 50 से 60% चांस है सक्सेसफुल आईवीएफ का। लेकिन जिसके 6 बने उसके पास एक ही आईवीएफ से 2 बार प्रेग्नेंट होने का चांस है, क्योंकि वो ट्रांसफर हम 2 बार में कर सकते हैं। अगर पहली बार में हो गया तो सेकंड स्ट्रॉ जो हमने एम्ब्रियोज का रखा है वो दूसरे बच्चे के लिए काम आ जाएगा। तो इसमें भी 50 से 60% चांस है आपका कि प्रेगनेंसी आएगी। और अगर मान लीजिए 9 एम्ब्रियोज हैं किसी के, तो उसके पास एक ही आईवीएफ से 3 बार प्रेग्नेंट होने का चांस है, बट चांस हमेशा 50 से 60% ही रहता है, 100% नहीं होता है आईवीएफ में। लेकिन अगर पहली बार में हो गया तो बाकी 6 एम्ब्रियोज आपके दूसरे बच्चे के लिए, आपको दोबारा आईवीएफ, आप 2 साल बाद आए, 3 साल बाद आए, 4 साल बाद आए, आपको दोबारा आईवीएफ नहीं करना पड़ेगा, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर आप करवा सकते हैं। और अगर पहली बार में फेल हो गया तो निराश नहीं होइए, अपने आईवीएफ क्लिनिक में अपने डॉक्टर से पूछिए कि मेरे बैलेंस एम्ब्रियोज हैं आपके पास, कितने एम्ब्रियोज हैं, कौन से डे के एम्ब्रियोज हैं, डे 3 के हैं, डे 5 के हैं, हम कितने महीने के बाद दोबारा अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है आईवीएफ में कि आपको, अगर आपका रिजर्व अच्छा है तो आपको चांस मिल सकता है फ्रोजन एम्ब्रियो से। और फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका हमें यूज करना चाहिए, और डिजेक्ट होके घर पे या अपसेट होके नहीं बैठ जाना चाहिए, क्योंकि आईवीएफ एक बार फेल हो गया। अगर एक बार आईवीएफ फेल हो जाता है आप दोबारा ट्राई करें। फेल होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, वो मैं आपको अगले लाइव सेशन में बताऊंगी। और एक और क्वेश्चन है गीतांजलि का, माय रिलेटिव, एक रिलेटिव के ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं, डॉक्टर ने कहा है कि ट्यूब्स में पानी भर गया है। यस, क्या वो प्रेग्नेंट हो सकती है, ये क्वेश्चन था गीतांजलि से। यस, वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं। हाइड्रोसैल्पिंग्स यानी ट्यूब्स में पानी भरना। अब ट्यूब्स में पानी किसी भी कारणवश भर सकता है। हाइड्रोसैल्पिंग्स यानी या तो उसमें किसी लेडी को पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज रहा हो, या ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन रहा, या किसी भी इन्फेक्शन के कारण ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है। अक्सर जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं हमारी ट्यूब्स नहीं दिखती हैं अल्ट्रासाउंड पे, हम सिर्फ ओवरीज और अल्ट्रासाउंड पे बच्चेदानी देख सकते हैं। अगर ट्यूब्स अल्ट्रासाउंड पे दिखाई दे रही है और पानी भरा हुआ है तो वो हाइड्रोसैल्पिंग्स कहलाता है। अब इसका क्या इलाज है? इसका इलाज सिर्फ इतना है कि पहले आईवीएफ करेंगे हम, और इन ट्यूब्स को दोनों साइड्स पे क्लिप लगा देंगे, यानी बैंड लगा देंगे, ताकि इसका कनेक्शन बच्चेदानी की तरफ से हम बंद कर देंगे। अगर मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो देखिए, ये 2 ट्यूब्स हैं हमारी, ये दोनों ट्यूब्स दिख रही हैं हमें यूट्रस के दोनों साइड्स पे, ये इधर और ये इधर, दोनों फेलोपियन ट्यूब्स हैं हमारी। तो हम यहाँ पे और यहाँ पे अगर एक क्लिप लगा दें तो इसका कनेक्शन यूट्रस की तरफ गंदा पानी अंदर नहीं आ सकता है जहां बच्चा ग्रो करता है। तो इसलिए ये इलाज बहुत संभव है। और कई बार ये सिर्फ एक टेंशन देता है कि हमने ट्यूब्स ब्लॉक कर दी तो दोबारा कैसे खोलेंगे। इसे खोलने की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आपके एक ही बार में अच्छे एम्ब्रियोज बन गए तो सेकंड टाइम भी आप उसी एम्ब्रियो को यूज कर सकते हैं, मैंने जैसे पहले बताया आईवीएफ में। और ये प्रेगनेंसी आईवीएफ से ही होगी, वो ट्यूब दोबारा कभी ठीक नहीं होगी। अगर उनका पानी निकाल भी देंगे हो सकता है दोबारा भर जाए, और जो प्रेगनेंसी हो रही है बच्चेदानी में ये उसको भी डिस्टर्ब कर दे। तो हाइड्रोसैल्पिंग्स का इलाज ट्यूबल क्लिपिंग, उसको लैप्रोस्कोपी से कर सकते हैं, और आईवीएफ द्वारा बच्चा पैदा किया जा सकता है। तो मैंने गीतांजलि का क्वेश्चन आंसर कर दिया है। और कोई क्वेश्चंस हैं तो आप जरूर लिखिए चैट बॉक्स में, आई विल ट्राई एंड आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो ये था आईवीएफ के बारे में। अब कुछ लोग पूछते हैं नेचुरल आईवीएफ क्या होता है। नेचुरल आईवीएफ एक सिलेक्टेड केसेस में करते हैं हम लोग, जहां पे ऑलरेडी उम्र ज्यादा है, अंडे बनाने की क्षमता बिल्कुल कम है। आफ्टर ऑल एक बच्चा बनाने के लिए हम सब समझते हैं, साइंस भी हमें मालूम है कि एक अंडा और एक स्पर्म चाहिए हमें। अब जिस ओवरी की कैपेसिटी कम है, नेचुरल कंसेप्शन नहीं हो रही है, हमें आईवीएफ द्वारा करना है, तो नेचुरल आईवीएफ क्या होता है? इन केसेस में ज्यादा डोजेस ऑफ इंजेक्शन या ज्यादा इंजेक्शन ना देके हम कुछ सिर्फ बेसिक
नेचुरल कुछ 5 दिन की टैबलेट्स और सिर्फ 3 या 4 दिन के इंजेक्शंस देके 1 या 2 अंडे जो भी बन रहे हैं उन्हें निकाल लेते हैं बाहर आईवीएफ के प्रोसीजर के द्वारा और इनको फर्टिलाइज करके स्पर्म से वापस बच्चेदानी में रख देते हैं। तो इसको कम स्टिमुलेशन देने के कारण कई बार रिजल्ट्स अच्छे रहते हैं सिलेक्टेड केसेस में, बट हर केस में आप नेचुरल आईवीएफ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बारे में अगर आप कुछ और जानना चाहें तो आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं बेबी सून फर्टिलिटी एंड आईवीएफ सेंटर। We'll be happy to help you out. So natural IVF is good in some selected cases, not in all. So any more questions if there are there, please keep writing in the chat box. I will answer. अब कई बार पूछा जाता है कि आईवीएफ से पहले डॉक्टर साहब आपने मुझे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्यों दी है? हम तो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, आपने हमें गर्भ निरोधक गोली दे दी है। कई बार देनी होती है क्योंकि हम आईवीएफ का प्रिंसिपल क्या है कि हम जितने अंडे बना सकते हैं बनाते हैं, जबकि आईयूआई में हम चाहते हैं कि सिर्फ 1 मैक्सिमम 3 तक ही बने, वेर एज आईवीएफ में हम कोशिश करते हैं मैक्सिमम बने। सॉरी। So how do we manage? We give an oral contraceptive pill for some time to align all the follicles in the ovary in one line so that all of them can be taken up for a stimulation cycle after a few days. So if your doctor has advised, it is to align, to bring down your hormones and then control the cycle, और इवन ताकि कोई सिस्ट बनने का चांस भी ना रहे नेचुरल साइकिल्स आईवीएफ की पहले वाली साइकिल में। तो अगर आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस की है तो आप बिल्कुल लीजिए इसको, और आपके डॉक्टर ने आपको कुछ सोच समझ के दी होगी। आई थिंक अब मुझे एक बड़ा अच्छा सवाल है, कॉस्ट ऑफ आईवीएफ। टेक्नोलॉजी है, कॉस्टली होगी, सिस्टम्स हमें मेंटेन करने पड़ते हैं, इसकी कॉस्ट जरूर है, बट हम लोगों ने इसको ईएमआई द्वारा सस्ता किया है, कोशिश की है। बेबी सून से मेरा बिलीफ हमेशा ये रहा है कि एक बच्चा हर औरत का हक है। One child, every woman's right it is. And whether I have patients from straight off being a balloon seller to an auto rickshaw driver, yes, baby soon, one baby for each one is their right. Cost, yes, I cannot do it free unless we have some support from some organization, but we've tried to give it in EMIs and make it affordable to every couple. With this, I'll take your leave now because I have some urgent commitments, but I will connect again with all of you. If any queries regarding infertility, IVF, or any questions regarding the subject, I will be happy to answer. It was great connecting with all of you. I thank Bear for this opportunity. And yes, all I want to hear is from you is, I am fine. Say so, be so, believe so. Thank you so much.